जब भी आप किसी बैंक में लोन लेने के लिए गए होंगे तो आपको पता ही है कि कितने चक्कर हमें काटने पड़ते हैं एक लोन पाने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है एक बैंक की सब्सिडियरी जिसने कस्टमर के बिना रिक्वायरमेंट और बिना इजाजत के 84,000 लोन्स पास किए हैं। इस पूरे मामले के बाद इस कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ने इस्तीफा दिया है और इस्तीफा देते टाइम कुछ ऐसी चीजें कही है जिससे पूरे इंडसइंड बैंक पर प्रेशर आ गया है और आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो पॉपकॉर्न लेकर रेडी रहिए इंडसइंड बैंक के इस पूरी केस को समझने के लिए। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के प्रायोजक है टिकरटेप। हमेशा कुछ नया सीखने के लिए और अमेजिंग फैक्ट्स के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही इस बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक कीजिए। कुछ साल पहले एक विसल ब्लोअर ने आईसीआईसीआई बैंक पर यह आरोप लगाया था कि बैंक में कुछ गड़बड़ चल रही है, जिसके बाद कंपनी पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ और फिर जो चीजें सामने आई वो हैरत अंगेज थी। उसके बाद चंदा कोचर को आईसीआईसीआई बैंक से रिजाइन करना पड़ा। सेम चीज एनएसई के बारे में हुई थी और उसके बाद डीएचएफएल के बारे में भी हुई थी और अब नंबर आया है इंडसइंड बैंक का। यहाँ पर इंडसइंड बैंक की सब्सिडियरी कंपनी भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड पर एक विसल ब्लोअर ने आरोप लगाया है कि कंपनी के कुछ कस्टमर्स को बिना उनकी रिक्वायरमेंट के और बिना उनकी इजाज़त के लोन्स ट्रांसफ़र किए गए हैं और उनके अनुसार ये अमाउंट कोई छोटी नहीं है, हज़ारों करोड़ की एवरग्रीनिंग का उन्होंने कंपनी पर आरोप लगाया है। तो अब सवाल आता है कि एवरग्रीनिंग क्या होती है। जब भी बैंक्स के लोन डिफॉल्ट्स होने लगते हैं तो कई बार कुछ बैंक्स उन्हें छुपाने की कोशिश करती है, जिसके लिए जिन लोगों ने वो लोन लिए हैं उन्हें बैंक और ज्यादा लोन ट्रांसफर करती है ताकि कंपनी के जो डिफॉल्टेड लोन है वो कुछ टाइम के लिए छुप जाए। इसे एवरग्रीनिंग कहते हैं, जिसका असली मकसद होता है डिफॉल्ट्स को यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को छुपाना। विसल ब्लोअर के इन आरोपों के बाद इंडसइंड बैंक ने स्टेटमेंट दिया है कि ये जो प्रॉब्लम हुई है बीएफआईएल में, ये पर्टिकुलरली एक टेक्निकल ग्लिच की वजह से हुई है, जिसके बाद लग रहा था कि हाँ मामला सिंपल था, शायद टेक्निकल ग्लिच का था। लेकिन कुछ ही दिनों पहले बीएफआईएल के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन मिस्टर एम.के. राव ने कंपनी से इस्तीफा दिया है। और इस्तीफा देते वक्त उन्होंने जो कहा है वो बड़ा शॉकिंग है और उसने इस पूरे मामले में एक नया मोड़ लाया है। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि जो 84,000 लोन्स बीएफआईएल ने कस्टमर के कंसेंट के बिना उन्हें दिए हैं उस पर आरबीआई ने आपत्ति जताई है। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने इस चीज को बोर्ड के सामने एक्सप्रेस भी किया था और इसके लिए थर्ड पार्टी ऑडिट की डिमांड भी रखी थी। उन्होंने आगे ये कहा कि मेरे हिसाब से ये कोई प्रोसेस लैप्स नहीं है, बल्कि कंपनी ने जानबूझकर अपने रीपेमेंट रेट्स बढ़ाने के लिए ये चीज की है। मैंने इन सारी चीजों के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बोर्ड को पहले ही वार्न किया था। आज के इस वीडियो के प्रायोजक है टिकरटेप। चलो तो टिकरटेप की मदद से कंपनी के कुछ फाइनेंशियल्स चेक करते हैं और आपको बता दूं कि फिलहाल टिकरटेप प्रो का सब्सक्रिप्शन नवंबर महीने के लिए बिल्कुल फ्री है। टिकरटेप इस प्लेटफॉर्म पर आप किसी भी कंपनी का म्यूचुअल फंड का और ईटीएफ का एनालिसिस कर सकते हो, वो भी डिटेल में। यहाँ पर आप कंपनी को एनालाइज करके उसे वहीं पर खरीद सकते हो, क्योंकि उनके इंडिया के टॉप ब्रोकरेज फर्म्स के साथ टाई अप भी है। यहाँ पर डिटेल स्टॉक पेजेस है जहाँ पर आपको कंपनी की डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी, जैसे कि इस केस में हुआ है उस तरह के रेड फ्लैग्स, इनकी इंफॉर्मेशन आपको पहले बताई जाती है। साथ ही टॉप बैंक्स और रिसर्च हाउसेस के व्यूज आपको पता चल जाते हैं। इसी तरह स्टॉक्स की तरह ही आप म्यूचुअल फंड का भी यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हो और फंड मैनेजर की डिटेल परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो। तो टिकरटेप प्रो के इस फ्री ऑफर को जरूर अवेल कीजिए नवंबर मंथ के लिए और टिकरटेप के कई सारे अलग अलग फीचर्स को आजमा लीजिए। साथ ही यहाँ पर फिलहाल अपस्टॉक्स के फ्री डीमैट अकाउंट ऑफर शुरू है, जिसकी वैलिडिटी है 9 नवंबर यानी कल तक, जिसके बाद अकाउंट ओपनिंग चार्जेस 354 रुपीज हो जाएंगे। तो इस फ्री अकाउंट ओपनिंग का भी जरूर फायदा लें। इंडसइंड बैंक के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को लेकर भी कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, जिसके बारे में भी काफी कुछ फैक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट जो आप सभी को जानना जरूरी है और उसके बारे में वीडियो के आखिर में हम बात करेंगे। उससे पहले बात करते हैं बैंक के बढ़ते हुए एनपीएस के बारे में। मार्च 2018 में कंपनी के 1705 करोड़ के ग्रॉस एनपीएस थे, जो सितंबर 2021 तक कई गुना बढ़कर 6000 करोड़ के भी ऊपर चले गए हैं। यहाँ पर कंपनी के लोन बुक्स में ऐसी कंपनीज की संख्या बढ़ रही है जिनके डिफॉल्ट करने के चांसेस बहुत ज्यादा है, जैसे कि सीजी पावर, जी, डिश टीवी, रिलायंस कैपिटल, कार्वी, कॉक्स एंड किंग्स, रिलायंस इंफ्रा,
DHFL, वोडाफोन आइडिया एटसेट्रा। वोडाफोन आइडिया को तो कंपनी ने 2000 करोड़ का लोन दिया है, जो कि इनकी लोन बुक का लगभग 2% आता है। तो ऐसे कई सारे लोन्स कंपनी के लिए फिलहाल दिक्कत दे रहे हैं और ऐसे में BFIL का ये पूरा मामला बैंक के लिए एक मुसीबत की तरह ही सामने आया है। यहाँ पर एक विसल ब्लोअर ने तो ये भी कहा है कि BFIL के कुछ सीनियर एग्जीक्यूटिव्स अपने कुछ एम्प्लॉयज को थ्रेटन कर रहे हैं कि वो इन चीजों के बारे में बाहर कहीं भी बात ना करें। और अब इन्हीं सब चीजों के चलते बैंक के शेयर प्राइस में गिरावट नजर आई है। अब बात करते हैं बैंक के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, जिसको लेकर काफी कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं। बैंक के लगभग 3% शेयर होल्डिंग 2 फंड्स के बारे में है। ये फंड्स मॉरिशस बेस्ड है और इनका एड्रेस भी सेम ही है। द मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार इंडसइंड बैंक में 2 फंड्स की लगभग 3% शेयर होल्डिंग है। इन दोनों भी फंड्स का एड्रेस मॉरिशस का है और सेम है, जिसमें से एक फंड का नाम है आफरीन दिया और दूसरे का नाम है ब्रिज इंडिया फंड। आफरीन दिया इस फंड की मेजर इन्वेस्टमेंट इंडसइंड बैंक में ही है, जो कि 1037 करोड़ की है। वही ब्रिज इंडिया की 48% इन्वेस्टमेंट हिंदुजा ग्रुप की कंपनीज में है। और आपको बता दूं कि इंडसइंड बैंक भी एक हिंदुजा ग्रुप की ही कंपनी है। साथ ही कंपनी का लगभग 8% स्टेक कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास है, जो GDRs के जरिए यानी ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स के जरिए बैंक में स्टेक होल्ड करते हैं। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स यानी GDR कुछ फॉरेन स्टॉक एक्सचेंजेस पर ट्रेड होते हैं, जिसके जरिए कई बार कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स कंपनी में स्टेक होल्ड करते हैं। लेकिन यहाँ पर शेयर्स की तरह GDRs में उतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो इंडसइंड बैंक में ये जो 8% स्टेक GDRs के जरिए खरीदा है फॉरेन इन्वेस्टर्स ने, उसके पीछे आखिरकार कौन है, इसके बारे में अभी तक कोई भी क्लैरिटी नहीं है। तो ये भी एक काफी बड़ा सवाल है और RBI जल्द ही कुछ ऐसे रेगुलेशंस लाने की प्लानिंग कर रहा है, जिससे GDRs के पीछे कौन इन्वेस्टर्स है इसके बारे में सभी को पता चल सके। तो इस पूरे मामले के बाद इन्वेस्टर्स का सवाल यही है कि क्या इंडसइंड बैंक यस बैंक की लाइन पर है? तो आपको बता दूं कि फिलहाल सिचुएशन ऐसी नहीं है। यस बैंक के केस में जितने कंपनी के डिफॉल्ट्स थे, उतना ही लगभग कंपनी का लोन बुक था। यहाँ पर कंपनी का लोन बुक काफी बड़ा है और डिफॉल्ट्स फिलहाल काफी कम है। तो ऐसे में यस बैंक जैसी सिचुएशन तो यहाँ पर नहीं आएगी। लेकिन आपको बता दूं कि अगर BFIL की ये केस प्रूव हो जाती है तो RBI जरूर एक स्ट्रिक्ट एक्शन BFIL पर और इंडसइंड बैंक पर ले सकता है, क्योंकि वहां पर जो NPAs हैं काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। साथ ही अगर ये चीजें प्रूव हो जाती हैं तो कंपनी के टॉप मैनेजमेंट को भी यहाँ पर इस्तीफा देना पड़ सकता है। तो अगेन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करूंगा कि जब भी किसी बैंक में आपको इन्वेस्ट करना है, NPA पर जरूर फोकस कीजिए बहुत ज्यादा। अगर कोई बैंक लगातार फॉल्टी कंपनीज को लोन दे रही है तो वो एक अलर्ट है इन्वेस्टर्स के लिए। आपको बता दूं कि IL&FS क्राइसिस में कई सारे बैंक्स को नुकसान हुआ था, उसमें इंडसइंड बैंक भी एक थी। तो बैंक्स के लोन्स के बारे में ये सारी चीजें जानना आपके लिए जरूरी है, जो आपको फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्लू देकर जाती है। आशा करते हो कि इंडसइंड बैंक से जुड़ी सारी चीजें इस वीडियो से क्लियर हो चुकी होगी। इंडसइंड बैंक के इस केस पर आपके क्या विचार हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।